महनीय संरक्षक एवं अभिभावकगण, आप सभी एक आप सभी के लिए हमारी श्री अरबिंदो सोसाइटी आप सभी का अभिनंदन करती है, आपको सम्मानित करती है और अभिवादन करती है, क्योंकि आपको इतना सम्मानजनक पद परमपिता की तरफ से मिला है कि यदि उस क्षण को अगर आप सहेजेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तो बहुत ही अव्यवस्थित समाज हो जाएगा। इसलिए कि आप उस क्षण को अच्छी तरह से उसका उपयोग करें, अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित करें, क्योंकि जैसे कि पानी का बहाव एक बार ही मिलता है, वो पानी का क्षण एक बार ही मिलता है, उसी तरह से आपके बच्चे की अवस्था और उसका समय बार बार नहीं आएगा, पुनः 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 आ ही नहीं सकता। अब मैं आज आपके सामने अपने एक अनुभव जन्य क्षण को बांटना चाहती हूँ, यानी अपनी आप बीती का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, या ये कहिए कि एक ऐसी परिस्थिति का आपसे मूल्यांकन कराना चाहती हूँ। हुआ क्या कि मित्र की बेटी का मुझ पर फोन आया, जो कि बहुत पहले बहुत छोटी सी हुआ करती थी। आंटी आंटी, आप संतोष आंटी बोल रही हैं ना? मैंने कहा हाँ बोलो बेटा, कि मैं निरंजना बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कौन निरंजना? फिर एकदम मैंने रिकॉल किया और मुझे याद आया कि अरे ये तो, फिर मैंने कहा उर्मिला जी की बेटी? उन्होंने कहा हाँ हाँ आंटी आप पहचान गए। तो मैंने कहा अरे आपकी आवाज तो बड़ी बड़ी सी लग रही है, मैं कैसे पहचानती, पर फिर भी मैंने कोशिश की। तो उसने कहा कि आंटी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर आपके ही शहर में हो गया है, क्या मैं आपसे मिलने आ जाऊं? अरे मैं तो बहुत खुश। मैंने कहा अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आप आ जाओ। उसने कहा मैं अपने हस्बैंड को और एक मेरा बेटा है उसको लेकर के आपके पास आ रही हूँ। और हम इतने खुश हुए, और हमने संडे का कमिंग उसके उसकी बातचीत के बाद जो संडे आ रहा था उसका दिन हमने निर्धारित कर लिया। सैटरडे की शाम से ही हम लोग उत्साह से उसकी तैयारी में लग गए। तरह तरह के व्यंजनों के मेन्यू निर्धारित किया, परिवार के सभी लोगों ने, जिसमें कि पति ने भी साथ दिया, सब लोगों ने उसके लिए मेन्यू निर्धारित किया कि जब आएंगे तब क्या देंगे, क्या उसके ब्रेकफास्ट क्या देंगे, उसको लंच क्या देंगे, सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित की। और हम बहुत उत्साहित थे, सारे घर को हमने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया था, जो भी हमारे हम अच्छे से अच्छा दिखा सकते थे वो हमने कोशिश की। अब ठीक समय पर उन्होंने देर तो नहीं लगाई, ठीक 9 बजे हमारी बेल बजी, हमने दरवाजा खोला, वो मिली और बहुत प्यार से मिली। हम लोग बहुत उत्साहित थे, हमने पूरे परिवार के सदस्य उससे मिले मिले और हम खुश हो गए, क्योंकि दोनों कपिल कपिल बहुत सुंदर था, साथ में बच्चा भी बहुत ही प्यारा था, गोल मटोल प्यारा सा बच्चा था। ठीक है, हम लोग सब बैठ गए, बातचीत का दौर शुरू होने वाला ही था कि इतने में उसके बच्चे ने चीजें छेड़नी शुरू की। हमारा एक कांच का बहुत प्यारा सा एक हंडिया नुमा एक फ्लावर पॉट था, उस पर उसने हाथ लगाया और धड़ाम से गिर गया। खैर हमें कोई नहीं, पर उन पति पत्नी के मुख से जरा सा कुछ नहीं निकला। हम लोगों ने उठाया, सफाई कर दी। उसके बाद थोड़ी सी देर ही बैठे थे कि उसके बेटे ने मेरे पति के हाथ से मोबाइल छीन लिया। उन्होंने, क्योंकि मेरे पति हमेशा अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखते हैं, इतनी अच्छी तरह से रखते हैं, तो उन्हें कुछ बहुत अजीब सा लगा, नागवार गुजरा। उन्होंने कहा बेटा ये चीजें बच्चों की नहीं होती, ये तो बड़ों की होती है। इतने में ही वो पति पत्नी बोले, निरंजना और उसके हस्बैंड बोले नहीं नहीं ये अपने दादी दादू के साथ भी ऐसे ही करता है, अंकल ये तो खेलता है इससे। अब हम लोग एक दूसरे को थोड़ा हल्का सा देखा, फिर हमने उस बात को अवॉइड कर दिया। थोड़ी देर में हमने देखा कि उसके लिए हमने पूछा बेटा कैसा दूध लोगे, तो हमने उसको हॉर्लिक्स का दूध दिया। उसने कहा नहीं नहीं आंटी, अंकल ये तो नहीं नहीं मैं नहीं पीता। उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो चॉकलेटी दूध चाहिए, जो उस तरह का चॉकलेटी मिल्क चाहिए, मैं ये वाला हॉर्लिक्स वगैरह नहीं पीता। तो हमने कहा वो तो बाई चांस हमारे घर में चॉकलेट थी और हमने उसको उसमें मिला दिया। और जब हमने उसको दिया तो वो जो है बड़े आराम से वो पीने लगा। मैं सोचती रही है यदि हमारे पास नहीं होता तो क्या, पर उन पति पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा बच्चा उसमें एडजस्ट कर सकता।
थोड़ी देर बाद हम लोगों ने नाश्ता परोसा। नाश्ते को इस तरह से फैला-फैला कर खा रहा था कि हमारा जो व्यवस्थित घर था, वो इतना व्यवस्थित हो गया कि हमें स्वयं पर लज्जा और ग्लानि महसूस होने लगी कि अरे! क्या हमने ऐसा घर किया था? कि हमें ये संकोच हो रहा था कि कोई हमारे पास आए और वो उस घर की अवस्था को देखे तो क्या सोचेगा? मतलब हम ये चाहते थे वो भी सोचेगा और हमें भी इतनी गंदगी में रहने की आदत नहीं थी। ख़ैर हम धीरे-धीरे उसके कारनामों को साफ भी करते जा रहे थे, करतूतों को ठीक भी करते जा रहे थे और परिवार के सदस्य एक-दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देख भी लेते थे। थोड़ी देर बाद लंच के लिए हम बैठने लगे। अब लंच के लिए बैठने लगे तो देखा उसने क्या किया कि सलाद की प्लेट गिरा दी। सारा सलाद नीचे, जो कि इतने ढंग से सजा हुआ था, वो सैलेड नीचे। थोड़ी देर में वो बच्चा घूमता हुआ आया और ये भी नहीं कि बहुत छोटा बच्चा है, करीबन 7 साल का बच्चा था। उसने जाकर के रायते के टेबल स्पून को रायते के स्पून को डाल के उसमें मिला दिया। अब बड़े अभी ख़ैर हम लोगों ने खाया पर धीरे-धीरे वो बच्चा हमारे लिए समस्या बनता चला गया। और समस्या का एक अतिरेक इतना बड़ा कि एक क्षण आया कि वो हमारे लिए विरक्ति बन गया था। हम उससे विरक्त होने लगे। शाम के 5 बजे तक हम इतने ऊब चुके थे, परिवार के प्रत्येक सदस्य इतना ऊब चुका था और वो सोच रहा था कि इन लोगों से हम किस तरह से छुटकारा पाएँ। वो 3 हमारे 7 लोगों पर भारी पड़ गए थे, एक बोझ बन गया था और उस बोझ को सँभालना हमारे लिए एक दुश्वार होता चला जा रहा था। अब बड़ी कठिन समस्या, ख़ैर उन लोगों ने नमस्ते की और हम इतने विरक्त हो चुके थे कि एक बार मेरे मुँह से नहीं निकला कि निरंजना फिर आना, आती रहना। मैंने कुछ नहीं कहा, घर के किसी लोगों ने नहीं कहा। फिर उनके जाने के बाद हम सब लोग आपस में बात करने लगे, क्या ऐसे भी बच्चे होते हैं? हैं? तो एकदम मेरी बच्ची ने कहा, छोटी वो बच्चा नहीं उसके माँ-बाप को तो देखिए, उसके माँ-बाप कैसे होते हैं? क्या ऐसे भी माँ-बाप होते हैं? क्या अपने बच्चों को ये भी नहीं समझाते कि बेटा किसी की चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी को किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाते? आखिरकार हम दोनों पति-पत्नी आपस में सोचने लगे, क्या ये एक संवेदनहीन समाज नहीं बना रहे? जो आज के अभिभावक हैं, आज के समय के अभिभावक हैं, वो संवेदनहीन समाज की रचना करने का की या तो उसका कारण समझ में नहीं आया। मैं सोचती रही आखिरकार मैं आपसे ही प्रश्न पूछती हूँ कि उसमें किसकी गलती थी? माता-पिता की या बच्चे की? अगर मेरे से पूछा जाए तो पता नहीं आप मेरे से समर्थित हैं या नहीं समर्थन आप मेरी बात का करते हैं तो मैं तो कहूँगी कि बच्चा तो एक प्यारा-सा एक ईश्वर की अनुपम कृति है। और वो कृति कैसी है तो इसी कारण तो कृष्ण उस छोटे बच्चे को हम लोग कहते हैं गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्णा ऐसे कर के कान्हा कर के करते हैं क्योंकि अ अ, इस कृष्ण में जो हमारे युग पुरुष कृष्ण थे, उनको वो तो 16 कलाओं से युक्त होते थे। अगर वो उन 16 कलाओं वही 16 कलाएँ उस बच्चे के अंदर भी विद्यमान थी, परंतु यदि कृष्ण उसको संयत करके नहीं रखते, अपनी कलाओं को व्यवस्थित करके नहीं रखते, तो क्या वो एक कृष्ण की एक परम ईश्वर की, परमेश्वर की स्थिति पर विराजमान हो पाते? वो इसी कारण हो पाए कि उन्होंने अपनी सभी कलाओं को व्यवस्थित करके रखा और संयत करके रखा। और हम अभी जो माता-पिता हैं, उनको भी यही आवश्यकता है कि आप अपने बच्चे की सारी स्किल्स को, उनकी महत्ता को, उनके अंदर की ऊर्जा को किस तरह से संयत और व्यवस्थित करके रखें। अब वो आश्चर्य था कि उन माता-पिता ने एक बार भी दुःख इसी बात का था कि एक बार भी अपने बच्चे को ये नहीं कहा, बेटा ऐसा नहीं करते। बल्कि वो उसके बहाव में ही चले जा रहे थे। तो एक शायद मैंने किसी अपने सेशन में भी एक किस्सा सुनाया है आप लोगों को और वो मेरा पढ़ा हुआ था कि मादा जिराफ जब अपनी संतान को जन्म देती है, तो जैसे ही संतान उत्पन्न होती है, तो वो अपनी एक लात मारती है। धीरे से बच्चे के अंदर जिराफ के बच्चे के अंदर हलचल पैदा होती है। फिर उसके बाद वो दूसरी लात मारती है। जिराफ का बच्चा उठने का प्रयत्न करता है।
फिर जिराफ की माँ तीसरी लात मारती है और वो बच्चा भागने लगता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि आप बच्चे को मारें, आप बिना मारे भी हम बच्चे को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की संवेदना को जगाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। यदि हम बच्चे की संवेदना नहीं जगा पा रहे, तो हमारा अभिभावकत्व व्यर्थ है। हम किसी प्रकार की पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं और हमें रोकना अवश्य चाहिए। यदि बच्चा कहीं गलत करता है, तो हमें उसे अवश्य रोकना चाहिए। हम और कभी-कभी हमें टोकना भी चाहिए, परंतु ठोकना नहीं चाहिए। कभी भी हम ठोके नहीं बच्चे को। अगर हम ठोकते हैं, तो हम अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैं बार-बार भी कहती हुई आ रही हूँ, क्योंकि बच्चा तो ऊर्जा का भंडार है। बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना कुछ है। आप देखेंगे कि आप नहीं भाग दौड़ पाते, जितना कि आपका बच्चा सारे दिन उछलता कूदता रहता है। आप कोशिश भी करें, तो आप बच्चे को लपक नहीं सकते, क्योंकि बच्चे के अंदर इतना ऊर्जा है। ईश्वर ने इतना वो दिया है उसको गतिशील बनाने के लिए, उसके अंदर ऊर्जा को संचित करके रखा है। तो उस ऊर्जा को, उस स्किल को, उसको हमें पॉजिटिविटी देनी है, एक सकारात्मक स्वरूप देना है। हमें उसकी दशा पर नहीं, बल्कि उसकी दिशा पर ध्यान देना है। क्योंकि और अब आप सोचिए, मान लीजिए आपकी भगवान ना करे कभी आपकी हड्डी टूट जाए। हड्डी टूट जाए तो हड्डी का स्वभाव है, हमारे जो शरीर है वो स्वयं में संतुलन स्थापित करता है और हड्डी को जोड़ना शुरू कर देता है। परंतु यदि हम किसी उचित डॉक्टर के पास नहीं जाते, चिकित्सक के पास नहीं जाते, तो हमारी हड्डी गलत जगह से जुड़ जाती है। जब वो गलत जगह से जुड़ जाती है, तो आजीवन हमारे जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। आजीवन हम उससे, उस हड्डी के कारण परेशान रहते हैं। तो वही स्थिति हमारे बच्चे की है कि हमारे बच्चे के, अगर हम बच्चे की को उचित दिशा नहीं देते, उसको समझाते नहीं है, तर्कसंगत ढंग से उसकी परवरिश नहीं करते, तो हम तो क्या है, हमारा बच्चा आजीवन परेशान हो जाएगा, समाज के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगा। तो हमें उसे सिखाना पड़ेगा, हमें उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही सफलता का स्पर्श है। अब चाहे हमें उसके, उस बच्चे को समझाना पड़ेगा, हर नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाना पड़ेगा। चाहे किसी का शारीरिक नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी का मानसिक नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी का आर्थिक नुकसान हो रहा हो। हमें अपने बच्चे को इतना लाड़ प्यार में, इतना संवेदनहीन नहीं बना देना है कि वो सोचने लगे ये सब तो सहज है, सरल है। बल्कि उस के प्रति, उसकी उपयोगिता के प्रति, उसकी आवश्यकता के प्रति, उसकी निर्माण के प्रति हमें उसके प्रति संवेदनशील बनाना होगा। तभी हमारी परवरिश सही ढंग से, नहीं तो हम तो पाल रहे हैं। अब जैसे यही जो बातें आप समझाएंगे, वो एक अणु के रूप में, एक छोटे से अणु के रूप में उसके अंदर व्याप्त हो जाएंगी। और यही जो व्याप्ति है, जो उसके अंदर की व्याप्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करेगी। पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे समाज में, पूरे संसार में, हर व्यक्ति के विषय में के समक्ष वो विचरण करेगी। तो क्यों ना आप उस अणु के अंदर इस प्रकार की क्रियाओं का आरोपण कर रहे हैं। आप करिए और ध्यान रखिए कि कहीं आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक पैम्पर्ड, ओवर पैम्पर्ड तो नहीं बनाते चले जा रहे हैं। तो जो बातें हम समझाते हैं, वही बातें जो समझाई जाती हैं, जो हम बच्चे को समझाते हैं, वही उसका भविष्य निर्धारित करती हैं और वही समाज में उपयोगी या अनुपयोगी कहला दी जाती हैं। अब आप सोचिए कि जब हम ओवर पैम्पर्ड बच्चे को करते हैं, तो उसके अंदर वो गुणों का विकास ही नहीं हो पाता। उनके जिन गुणों को आप चाहते हैं कि वो आपके लिए आवश्यक हों, आपके समाज के लिए आवश्यक हों, इनको निर्धारित करें। जब आपने बच्चे को ओवर पैम्पर्ड कर दिया, तो आपका बच्चा उस तरह से समाज के लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता। यही बात मैं कह रही हूँ कि पर और सबसे बड़ी बात तो ये कह रही हूँ, संदेश देने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट आप हैं। आप संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। आप जब संदेश को लेते हैं, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, तो इसलिए उसको सहेजें, उसको संभालें, उसको व्यवस्थित करें। मैं आपसे यही अनुग्रह करती हूँ, यही समझाती हूँ। अब आपने अगर बच्चे के अंदर उन
आवश्यकताओं को, जो समाज की आवश्यकताएँ हैं, उनके गुणों को उसके अंदर आरोपित नहीं किया, उसको ज़बरदस्ती लाड़-प्यार किया, तो आप जो है बाद में अपना सिर धुनते ही रह जाएँगे। आप कहेंगे, हाँ, कहाँ मेरी परवरिश में गलती हुई थी। मैंने तो अपने बच्चे को बहुत लाड़-प्यार से पाला था। मैं तो उसकी सारी बातें समझता था, पर आखिर गलती कहाँ हुई? गलती क्या हो रही है कि हम अगर पिछले समय को देखें, अपने समय से हम तुलना करें, तो देखिए कि परवरिश नहीं हो रही थी हमारी, हमको पाला जा रहा था, परंतु किस तरह से पाला जा रहा था कि हमें नज़रअंदाज भी नहीं किया जाता था, कि हमारे माँ-बाप, हमारे माता-पिता, हमारे पेरेंट्स हमें नज़रअंदाज भी नहीं कर रहे थे, पर पाल भी रहे थे, क्योंकि बड़ा परिवार होता था, सब एक-दूसरे को देख-देख कर पल जाते थे। वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी व्यवस्थित होते जाते थे। हाँ, एक कहना चाहिए कि उसका एक परफॉ परिमार्जित रूप, है ना? प्यूरीफाई रूप हमारे सामने नहीं आ पाता था, कि हम इतने, ये सोच है हमारी, कि जबकि उस समय की स्थिति से, उस समाज के के आवश्यकताओं के आधार पर हमारा पालन बहुत अच्छा हो रहा था। परंतु आज की जो आवश्यकता है, आज की जो समाज की व्यवस्था है, उसमें हम स्वयं को कठिनाई महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, हाँ, बच्चे को नज़रअंदाज, उसकी ज़रूर, अब क्या है, हमारे बच्चों की उस समय ना तो इतनी अधिक ज़रूरतें थी और ना ही हमारी ज़रूरतें थी। हमारे हम लोग जब बच्चे थे, ना तो हमारी इतनी ज़रूरतें थी, ना ही हमारे सामने इतने ऑप्शंस होते थे, और ज़रूरतें ना होने के कारण हम बहुत ही सहज, सिंपल और सरल जीवन व्यतीत करके आराम से पले जा रहे थे, और घर में ज़्यादा बच्चे होने के कारण और भी हमारा विकास सुव्यवस्थित होता था। परंतु अब क्या हो रहा है कि आज हम बच्चे के हाई आईक्यू रखते हैं, परंतु इमोशन उनको, वो टच्ड मून करते हैं, चाँद को तो छूना चाहते हैं, पर अपने नेबर्स के प्रति अननोन रहते हैं, यानी पड़ोसियों के प्रति उनको ध्यान ही नहीं रहता हमारे आस-पास कौन रह रहा है। यानी हम एक विकसित अवस्था की तरफ तो जा रहे हैं, परंतु जो एक सहज संवेदनशील स्थिति है, संवेदनशील निर्माण है बच्चे का, वो शायद हम नहीं कर पा रहे, और यही कारण है कि उनके पास मोर डिग्री हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, परंतु लेस कॉमन सेंस है, उनके पास कॉमन सेंस इतना कम है। तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसी पेरेंटिंग का हमारा क्या फ़ायदा? ऐसी परवरिश का हमें क्या, ये है ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, कि अति जो है सब चीज़ों की अ, गलत होती है। उसकी वर्जना कर दीजिए, उसको मिटा दे, कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। जो अति है, अब जैसे आज के समय में जो हमारी परवरिश है, हमारा जो लाड़-प्यार है, वो अत्यधिक होता चला जा रहा है। हम बच्चे को सोचने-समझने की आवश्यकताओं के विषय में संघर्ष करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करने के लिए तो हम मना ही नहीं रहे, हम उनको समझा ही नहीं पा रहे। तो क्या है, ये जो अति है, और जो उस समय की जो अति थी, वो भी गलत थी। हमें क्या करना पड़ेगा, एक संतुलन विस्थापित करना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी पहले सिंपल सी लाइफ थी, वो वाली सिंपल लाइफ आज के पेरेंट्स की नहीं रही है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे, जो हमारे समय की, जो आप पले थे, आपका पालन-पोषण हुआ, उससे आपके बच्चों की जो पालन-पोषण है वो बहुत कठिन होता है। पहले कहते थे, आपके मन में भी कई बार विचार आता था, अरे हम भाई-बहन तो इतने सारे पल जाते थे, परंतु 1 या 2 बच्चे हमसे नहीं पल रहे। क्यों? क्योंकि हमने परिस्थितियाँ किस तरह की बना ली, खुद उनके लिए, बच्चों के लिए कई सारे ऑप्शंस रख दिए। बेटा ये खाएगा, ये करेगा, ये करेगा, मतलब हमारे बच्चा उठने से लेकर सोने तक उसके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, और हमने अपनी परेशानियाँ अपने आप निर्धारित कर दी। और ज़रूरतें तो उनकी कुछ हैं, ये बात मैं नहीं कहती, कि पहले समय से हमारे समय की परवरिश की अपेक्षा स्कूल की भी, आपने परवरिश से संबंधित भी कुछ ज़रूरतें तो हैं, परंतु कुछ हम अभिभावक जो हैं ज़बरदस्ती उन पर थोपे जा रहे हैं। और जब जो थोपे चले जा रहे हैं, तो
क्या होता है, बाजारवाद की जो प्रवृत्ति है वो अधिक विकसित होती चली जा रही है। बाजार की आवश्यकता है, पर बाजारवाद की हमारे हमें आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, कई बार तो हम दूसरों को देखकर पीयर प्रेशर में आकर के उसको अपनी ज़रूरत महसूस करते हैं और फिर उस ज़रूरत को हम अपने बच्चे के ऊपर लादते चले जाते हैं, परेशान करते रहते हैं और बच्चा भी फिर उसी में जीने लगता है। उसको भी उसी चीज़ में आता है और वो दूसरों के साथ तुलना करता है, जिसके पास वो चीज़ें नहीं होती, उसको वो हीन रूप से देखने लगता है। तो हमने क्या किया, बच्चे को हमने ही डिमांडिंग बना दिया, हमारे लाड़-प्यार में। हमने उसको कहाँ समझाया कि कौन-सी चीज़ आवश्यक है, कौन-सी अनावश्यक है। उसमें भेद करना हमने सिखाया नहीं, बल्कि बच्चे देखते हैं चीज़ों को और उसे फेंकते चले जाते हैं। पहले बच्चे अब कम बच्चे हैं, तो माता-पिता सोचते हैं हम सारा लाड़, प्यार, दुलार इनको दे दें। परंतु हम उनको लाड़, प्यार, दुलार तो दे रहे हैं, पर क्या संस्कार दे पा रहे हैं? क्या उन्हें हम संवेदनशील बना पा रहे हैं? उनके अंदर ऐसा नहीं है। मैं हर माँ-बाप के लिए नहीं कह रही, एक बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं, परंतु कहीं-कहीं जो है ये कमी होती जा रही है, क्योंकि जो घटना मैंने आपको पहले सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई, उसने मुझे इस समस्या के विषय में आपसे बात करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या करते हैं कि हम इतना लाड़, प्यार, दुलार देते जाते हैं, पर उसे कभी संस्कार दे पाते हैं? मैं मानती हूँ कि बच्चे को प्यार करना, दुलार करना, करना बहुत आवश्यक है और सकारात्मक भी है। और जब सकारात्मक है, परंतु पर सब बातों पर हम उनको लाड़ प्यार करेंगे क्या? या अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम तो बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। हमने तो अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। जब बच्चे को व्यवहार का बिगाड़ दिया और हमने उसके मौलिक व्यवहारों को पर उसको छोटा कर दिया, यानी उसकी जो मौलिक प्रवृत्ति थी, उसमें वो नीचा होता चला गया। उसकी मौलिक प्रवृत्ति तो सबका सहयोग करना था, सबके विषय में सोचना था, परंतु आपने तो ये सब नहीं किया, क्योंकि उसको लाड़-प्यार में उसे चीज़ की कीमत, अहमियत ही समझने नहीं दी। तो क्या हुआ कि उसका मौलिक व्यवहार पर आपने उसको छोटा कर दिया और इस तरह से आपने उसका भविष्य भी चौपट करके रख दिया। तभी तो मैं कहती हूँ कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो हमारे पहले की परिस्थिति थी, मैं मानूँगी कि समाज की परिस्थिति को, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर हमें चलना चाहिए, पर अति हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ना तो अधिक मारो, ना अधिक प्यार करो। बीच का एक संतुलन बना कर के रखो। आपको शायद मैं चाणक्य का ये लालयेत पंचवर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि तारे ताड़ेत, यानी 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो, खूब उसको संभाल कर, सहेज कर उसका के साथ व्यवहार करो। परंतु 10 वर्षाणि वर्षों तक, उसके 5 वर्षों तक उसे उसको गलत है क्या सही। अब आप उसे उस समय भी लाड़ कर रहे हैं, जबकि वो तो बहुत गलत है, ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी गलत है। तो आप और प्राप्ते षोडशे वर्षे प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, कि जब 16 वर्ष का हो, साथ अपना पुत्र, अपने पुत्र को मित्र के समान उसका आचरण। हर पत्थर ही रह जाता है, कभी भी मूर्ति नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको पीटते हो, परंतु एक सुघड़ आकार देने के लिए, व्यक्तित्व का आकार देने के लिए उसको समझाना भी आवश्यक है, रोकना भी आवश्यक है। ये नहीं कि उसके व्यवहार के प्रति आपको उसके व्यवहार के प्रति, उसके बहाव में उस आपको आ जाना चाहिए। परंतु हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं कि जब ये कहते हैं, अरे! बड़े-बड़े से विकासशील देशों में तो ऐसा ही हो रहा है, यूएस में देख लो, यूएसए में भी ऐसा होता है, यूके में देख लो, रशिया में देख लो, ये सब ऐसा ही होता है कि बच्चे को मारा ही नहीं जाता, डाँटा ही नहीं जाता। कि वहाँ की घटना तो मैं ख़ैर अब बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बताऊँगी कि वहाँ तो आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, पर हाथ नहीं लगा सकते, डाँट और समझा तो सकते ही हैं। तो आपने यूएसए की वो बात नहीं सुनी कि वहाँ पर लोग कितने अनुशासन प्रिय हैं,
हमेशा उनके ज़ेहन में प्रगति घूमती रहती है, विकास घूमता रहता है। उनका अनुशासन, भोजन का, सोने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्थित होता है। उन बातों को तो आप ध्यान नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं, "अरे! यूएस में भी होता है, बच्चे को तो डाँटा नहीं जाता, नहीं जाता।" अरे! आप अगर सही ढंग से आकार नहीं देंगे, थोड़ी-सी भी मिट्टी सही ढंग से नहीं हटाएँगे, तो क्या होगा? बच्चा स्वस्थ आकार ले ही नहीं पाएगा। और उसके बाद जब आप उसी तरह से लाड़-प्यार में करते चले जाते हैं, लाड़-प्यार में बच्चे को के साथ अटैच होते चले जाते हैं, उसको बिल्कुल ये सोचते हैं, नहीं, नहीं, मुझे नहीं कहना, बेटा है, खेलने दो, ये तो उसका बड़ा होगा तब सीख जाएगा। अरे जब तक वो बड़ा होगा, आप अपना सिर धुनते रह जाएँगे। तो इसलिए जब बच्चे हाथ से निकल जाएँगे, क्योंकि वो तो फिर आपको नहीं समझेगा, जब वो हाथ से निकल जाएगा तो आप सिर धुनते रह जाएँगे, तो तब आप सोचेंगे मेरी पेरेंटिंग में कहाँ गलती हुई? कहीं न कहीं अब आप सोचिए कि क्या गलती है? तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, अब सोचिए क्या होता है ओवर पैम्पर्ड बच्चों के में, जो है तो उनको क्या होता है कि वो जो है किसी की कीमत समझते ही नहीं हैं। जब ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, तो वो कभी भी उनके लक्षण ऐसे होते हैं कि वो कभी भी किसी की कीमत ही नहीं समझते और उसको अगर उसके अंदर इस तरह के कोई लक्षण जिन बातों से मैं कर रही हूँ, जो लक्षण हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। ये क्योंकि ये गुण लगभग समाप्त ओवर पैम्पर्ड बच्चों में सारे गुण समाप्त होते चले जाते हैं। अब उनके क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी बातें हैं जो आप उससे एहसास कर सकते हैं कि उनके अंदर कौन-कौन से अवगुण बढ़ते चले जा रहे हैं, किन गुणों की कमी होती जा रही है। सबसे पहली कमी उनके अंदर पहली क्या मतलब ये कमी जनरली देखने में कृतज्ञता की कमी हो जाती है। वो किसी के एहसानमंद ही नहीं होते, है ना? उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, कितनी परेशानी में कर रहा है, तो वो एकदम अकृतज्ञ हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो उनका कोई कर्तव्य नहीं सोचते, बल्कि अपने माता-पिता का कर्तव्य सोचते हैं, स्वयं का अधिकार सोचते हैं। तो माँ-बाप चाहे कितना भी स्ट्रगल करके उनके लिए बेस्ट करके लाएँ, उन पर कोई असर नहीं आता और वो हर चीज़ को बस अधिकार के रूप में देखते हैं। तो ये स उनके अंदर बहुत गलत आदत हो जाती है। कुछ जैसे अब आप सोचो, कुछ रिश्ते पवित्रता की हद से भी ऊँचे होते हैं। ये बात जो है और ये सोच हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी कि कुछ रिश्ते जो हैं जैसे माँ नानी नाना के रिश्ते एक पवित्रता की हद से भी ऊंचे होते हैं। ये सोच हमें उनके अंदर डालनी होगी, उनके अंदर कृतज्ञता की बात डालनी होगी। सुबह के प्रणाम की आदत कई बच्चों में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के हिंदू धर्म में तो पैरों को छूकर प्रणाम करने की आदत थी। अब तो धीरे-धीरे काफ़ी खत्म भी होती चली जा रही है। परंतु और क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में भी करते भी वो एक संवेदनशील दिखाई देते हैं और आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट करते हुए उनके भावों को आप संवेदनशील भावों को देखें तो उनको आप उसके अंदर बच्चों के अंदर डालना चाहिए। मतलब आप अपने धर्म के या किसी भी धर्म के अब ये कहते हैं कई लोग कि मुस्लिम कम्युनिटी है, वो पैर तो छूती नहीं है, तो वो कहाँ से कृतज्ञ हो रही है? नहीं, वो उनका जो सलाम करने का ढंग है, जब हम झंडे को सलामी देते हैं, तो हम झंडे के प्रति गर्व से भरे हुए होते हैं। तो इसी तरह जब वो सलाम करते हैं, तो उस गर्व से वो अपने माता-पिता के अनुभवजन्य ज्ञान से, उनकी उम्र से, उनकी योग्यता से गर्वित महसूस करते हैं और उनको सलाम करते हैं। तो एक ये तरीका हमें अपने बच्चों के अंदर सत श्री अकाल जो ये सिख लोग कहते हैं, तो उसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है और उसके माध्यम से बड़े के प्रति भी कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता की भावना की जहाँ कमी होने लगे, तो आप सोचिए कि मेरी जो परवरिश है, ये बच्चे के अंदर बच्चे के को खोखला कर देगी। अब मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार नारायण मूर्ति जी ने रतन टाटा को पुरस्कृत किया था, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। तो उन्होंने नारायण मूर्ति जी ने एकदम झुक करके रतन टाटा के पैर किए, जबकि वो होस्ट थे और वो पारितोषिक लेने वाले थे, बहुत अच्छा सम्मान लेने रहे थे।
तो उनकी तो आवश्यकता नहीं थी, परंतु नारायण मूर्ति ने, इतने बड़े इन्फोसिस के संस्थापक ने रतन टाटा जी के पैर छुए, क्योंकि रतन टाटा जी की महानता को कोई भी नकार नहीं सकता। उनकी विद्वत्ता को, उनका कार्य करने, उद्योगपति होने की परिस्थिति को कोई भी उससे उसको नकार ही नहीं सकता। हर कोई, अगर किसी को कहा जाए कि तू रतन टाटा बनेगा, तू नारायण मूर्ति बनेगा, तो हर कोई उसके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप समझ करके प्रसन्न होता है। तो अब अगर आपका बच्चे के अंदर कृतज्ञता की कमियां आने लगती है, तो आप हमेशा उसे ध्यान में रखें। और जो है, ऐसे बच्चे, जो बच्चे अत्यधिक लाड़ प्यार से भरे हुए होते हैं, उनके अंदर एक बहुत प्रवृत्ति होती है, वो सबके आकर्षण के केंद्र बने रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, बस मैं ही मैं हूँ। यानी एक प्रकार का उनके अंदर अहंकार, अहम भी होता है, अहंकार भी होता है। और वो, अगर उन्हें कोई महत्व ना मिले, तो क्या है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो सोचते हैं हर जगह मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, किसी को मिले या ना मिले। आपने अपने घर में भी आए हुए बच्चों को भी देखा होगा, किसी बच्चे के दोस्त से भी मिले होंगे, तो वो कहते हैं अरे मैं तो मैं हूँ, किसी की तारीफ कैसे हो रही है, सारी तारीफ मेरी होनी चाहिए। तो वो वास्तविक दुनिया जिसमें हर कदम पर संघर्ष है, उसमें अगर उनको डाल दिया जाए, जाना पड़ जाए, तो वो अनफिट हो जाते हैं और बहुत ही असहज महसूस करते हैं। यहाँ वो, क्योंकि उन्हें माता पिता ने इतना लाड़ प्यार से पाल दिया है कि सारी भौतिक सुख सुविधाएं दे दी, तो वो किसी कार्य को करने में बहुत ही असमर्थ हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों करूं मैं, मेरे बस के नहीं, मेरे पापा ने ऐसा नहीं करा, मेरे पापा तो मेरे लिए हर समय एसी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आपने तो उसको इतना कूलिंग दे दी, गर्मियों में इतनी कूलिंग दे दी, सर्दियों में इतनी हीट के लिए तरह तरह के रूम हीटर रख दिए, उनके लिए पूरा का पूरा वातानुकूलित पड़ा है। तो वो जो जब बाहर निकलेंगे, जहां पर उनको सब चीजों से अनुकूलन स्थापित, जो कठिनाई है उन पर अनुकूलन स्थापित करने की आवश्यकता है, वहां पर वो नहीं कर पाएंगे और वो कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी आपने उसके का एक भविष्य, एक व्यक्तित्व खराब करके रख दिया। ऐसे ही दूसरे, उनके अंदर एक और आदत होती है कि वो अपनी गलतियों को दूसरे के दोष पर मढ़ देते हैं, क्योंकि आपने जो है कभी उनको कमियां और गलतियां समझा ही, उनकी गलतियां नहीं बताई, उनको कभी भी ये नहीं बताया बेटा तू यहाँ पर गलत है, क्योंकि आपने उसको इतना पैम्पर्ड बनाकर और इतना और जब वो करते हैं तो क्या होता है कि अपने दोष को भी वो दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया होगा, मैं तो ऐसे कर रहा था, उसने कर दिया होगा, मैं तो ये कर रहा था, जबकि उन्हें भी अंदर से पता है, पर वो उसी में जीने लगते हैं। एक साइकोलॉजी में एक मेथड आता है, प्रोजेक्शन मेथड। उसमें क्या होता है, जब हम अपने को, स्वयं को गलत नहीं ठहराते, हम दूसरे को प्रोजेक्ट करते रहते, इससे ही गलती हुई है। जो ये प्रोजेक्शन मेथड एक आम बात है, परंतु पैदा कैसे होती है, जब हम उसे लाड़ प्यार का वातावरण देते हैं, तो वो दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने में उसका जो अहम, वो टूटने नहीं देता। तो इस तरह से वो जो है, बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। अब और भी बातें की तारीफ कर दें तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ये माता पिता, कई माता पिता को तो मैंने देखा, वो दूसरे के बच्चे की तारीफ ही नहीं करते, चाहे उसके अंदर अधिक योग्यता है, अपने बच्चे की तारीफ करने में लगे रहेंगे, जबकि अपना बच्चा इतना नहीं, क्योंकि फिर वो बच्चा जो है अपने आप में स्वयं सोचता है मेरे अंदर किसी की नहीं होनी चाहिए, तो उससे वो आदी हो जाते हैं उस तारीफ के, और उनका स्वभाव अराजक हो जाता है, वो किसी को कुछ नहीं समझते, उनका अहम उनके अंदर इतना होता है कि चाहे आप कितना ही कोई उनके लिए बेहतर कर दे, कि उनके अहंकार को तोड़ नहीं सकता, कि उसके अंदर है, चाहे कोई कितना कर दे, वो तो अपने को मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे पास ये है, मेरे, मतलब वो इतने अहंकारी स्वभाव के होते हैं। तो आपने अपने लाड़ प्यार के, अधिक लाड़ प्यार के कारण उसको क्या है, अहंकारी बना दिया, और पूरी दुनिया को वो पूरी दुनिया को सोचते हैं कोई कुछ नहीं जानता, बस मैं ही जानता हूँ,
पूरी दुनिया उनके लिए व्यर्थ सी प्रतीत होती है, जबकि उनको पता नहीं, जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा जीवन क्या है। क्योंकि आप उसे जानने ही नहीं दे रहे, उसे एहसास ही नहीं कराने दे रहे कि आखिर दुनिया में संघर्ष भी है, कैसे मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ, कैसे मैं तुम्हारे लिए ये बनाती हूँ, किस तरह से। पर उसको तो ये लगता है अरे ये तो सब है, हो जाता है ऐसे ही। ऐसे ही ये बच्चे कठिन परिश्रम की कभी भी कदर नहीं करते। जो भी मैं बात कह रही थी अभी कि कठिन परिश्रम की कदर तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं आती। कभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करने में इनको बड़ी कठिनाई होगी। वो आराम से, वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब वो एक ये बहुत पुराना दोहा चला आ रहा है। तो उस तरह के ये आलसी से बन जाते हैं, क्योंकि आपने उनको क्या है, आप तुरंत उसके लिए पानी ला के दे देती हैं। आपके पापा जैसे उसके मुंह से निकलता है उसके लिए वो चीज है, पापा मैं ये मिठाई खाऊंगा, पापा मेरे लिए ये ला दीजिएगा, मैं तो ऐसी शर्ट पहनूंगा, ऐसी पैंट पहनूंगा, ऐसे शूज पहनूंगा। अरे आपने उसको क्यों नहीं एहसास कराया ये चीज कैसे आती है, कैसे बनती है, किस तरह से। आप बताइए कि इस समय इतना पैसा नहीं है, मैं अगले महीने सोचूंगा। पर अगर आप क्या कर रहे हैं, आप उनको भी समझाइए कि आपने घर के लिए क्या किया। और जब वो कर नहीं पाते ऐसी स्थिति में, वो झूठ बोलना भी सीख जाते हैं। तो कठिन परिश्रम की ये कदर बिल्कुल नहीं करते। चाहे आप कितने भी हार्ड वर्क करें, दूसरे की मेहनत को का कभी महत्व नहीं देंगे। मान लीजिए आपकी दादी ने, उसकी दादी ने कुछ बहुत मेहनत से बनाया, उसकी नानी ने बनाया, उसके माम किसी ने उसके लिए बड़ी मेहनत से चीज है उसे लिया, क्योंकि आपने तो उसे लाड़ प्यार में डाल रखा है। वो तो चीजों को का महत्व तो समझता ही नहीं। जब वो चीजों का महत्व नहीं समझता तो वो उसको लेकर के ऐसे पटक देता है और उस चीज को संभाल कर नहीं रखता। आप सोचिए कि जब आप मेहनत से कोई चीज बनाते थे तो आप उसकी कितनी कदर करते थे। आप अपने स्कूल बैग की, अपनी किताबों की, अपने कपड़ों के कितनी अच्छी तरह कदर करते थे। पर आपने अपनी संतान को तो ऐसे करके आराम से दे दिया। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आपका बच्चा उस चीज का को संभाल करेगा, आपके परिश्रम की, आपके की कद्र करेगा। जो वस्तु किसी को आराम से मिल जाती है तो वो कभी भी वो उसको सोचता है ये तो बड़े आराम से मिल गई, ये संभव है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो सहज है। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता वो दूसरे के काम की महत्ता को समझ ही नहीं सकता। वो जानता है सब काम आराम से हो जाता है, जब काम करना पड़ता है तब पता चलता है कि ये काम कैसे हुआ। कहती हैं, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, मैंने अपने ससुर के मुंह से सुनी थी एक बार, कि आप जो बाप के हाथ में फावड़ा पटबीजना दिखाई देता है। यानी पटबीजना बहुत बच्चे लोग शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे, जुगनू। जैसे फावड़ा उठता है गिरता है, यानी कि वो तो उठ रहा है गिर रहा है, तो जैसे जुगनू उछल रहा है कूद रहा है, वो इस तरह से उसको आसान सा समझ रहा है। पर जिस दिन वो अपने हाथ में फावड़ा लेता है, जिस दिन वो काम करना शुरू करता है, उसको पता चलता है कि ये मेरे पिता ने कितनी मेहनत से ये अनाज उगाया था। तो इसलिए बच्चे को लाड़ प्यार से नहीं, उसको धूप में भी तपने दीजिए, उसको सर्दी की गलन भी महसूस होने दीजिए, जब ही जा करके वो एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाएगा। और जो आपका बच्चा नियमबद्ध नहीं है तो इसका भी कारण आप ही हैं। आपकी जो लाड़ प्यार है उसी ने उसको ना सुनना तो आया ही नहीं। वो किसी का ना नहीं सुनते। अगर आपने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे उसके अंदर इतनी बातें पका दी, इस तरह से उसको कर दिया कि वो ना सुनना तो जानता नहीं। चीखेगा, चिल्लाएगा, तोड़ना फोड़ना, क्योंकि उसे तो हाँ सुनने की आदत आपने डाल दी। तो वो ना सुनने की आदत उसमें नहीं है। वो अपने और पराया, अपने घर के लोगों की भी, और दूसरे आने वाले लोगों की, बाहर के पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, किसी की मतलब एक स्वार्थी और संवेदनहीन व्यक्ति हो गया। किस कारण से? आपके लाड़ प्यार के माध्यम से। तो कहीं आपसे ये गलती तो नहीं हो रही कि आप अपने बच्चे को अधिक लाड़ प्यार से दे रहे हैं, तो और उसे किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कोई उसे प्यार कर रहा है, कोई समझा रहा है, वो ऐसे झटक रहा है सबको कि नहीं मुझे नहीं, आपकी माँ समझा रही है, बुआ समझा रही है, बहन समझा रही है, उसको किसी से लेना देना नहीं, बस उसे तो वो चीज चाहिए। क्योंकि आपने उसको कहा कि सब चीज तेरे लिए ही है, तुझे मिलनी चाहिए। तो क्या है कि वो जो है ना तो किसी के लिए कभी मदद करेगा, ना तो वो कभी किसी की मदद करेगा, और ना ही नियमों के दायरे में बंधेगा, किसी भी नियम के दायरे में बंधेगा। अहंकारी और हो जाएगा। तो
एक है कि उस बच्चे को हमें समझाना पड़ेगा कि उस अहम भाव से निकालने के लिए कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से। तो अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, परंतु जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। तो अहंकारी मत बनो। अपने कहीं ऐसा ना हो कि कितनी कठिनाइयों से आपने उपलब्धियां ली हो, वो अपने अहंकार के कारण आप गंवा दो। और ये भी समझाइए कि कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। क्योंकि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। जैसा आप काम करते हैं वहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। तुम्हें वही मिलता है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। हमने जैसी मेहनत की है हमें वही प्राप्ति होगी। तो उसे उपलब्धियां तभी मिलेंगी जब वो स्वयं में कार्य करेगा, स्वयं में एक अनुशासित होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आप अपने बच्चों से सकारात्मक रूप से चर्चा करें, उनके साथ बातें करें। और कहीं आप घुटते रहें, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, पर अपने बच्चे से, ये सबसे बड़ा दुखद स्थिति है जब आप अपने बच्चे से अपनी बात नहीं कह पा रहे। तो आप सकारात्मक चर्चा करें बच्चे से, और आप घुटते बिल्कुल ना रहें। क्योंकि परिस्थिति अगर आपके बच्चे में कहीं पर भी ये कुछ इस तरह की डिसक्वालिटी दिखाई दे रही है, तो आप उसके साथ चर्चा करें। थोड़े दिन कठिनाई होगी, यदि आपके अंदर एक आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो आप उसे संभालते चले जाएंगे। क्योंकि रूठी हुई खामोशी से बेहतर है रूठी हुई खामोशी से बेहतर है लड़ती हुई या झगड़ती हुई, बोलती बोलती हुई झगड़े। रूठी हुई खामोशी से बेहतर है बोलते हुए झगड़े। अगर आप झगड़ा करके भी बोल रहे हैं बच्चे के सामने कि ये मुझे पसंद नहीं, तो जब वो काम ऐसा करेगा तो एक बार तो उसके दिमाग में स्ट्राइक होगा ही। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर स्ट्राइक होता जाएगा, वो एक सुधार की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो आपने, गलती तो खैर आपसे हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, पर सुधार भी आप ही सकते हैं। आप उस बच्चे को अपनी बातें समझाते चले जाइए। अगर आप प्रिय बोलना, उसे समझाइए। प्रिय बोलना वाणी की एक विशेषता होती है। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा ही सबके साथ व्यवहार करो, अच्छा ही बोलो, तभी आप उसके दिल में प्रवेश कर सकते हो। कि आप छोटा सा कीड़ा भी एक पत्थर को काट के घर कर देता है, तो प्यारा बोलने वाला कैसे नहीं दूसरे के दिल में घर कर सकता। तो इसलिए हमेशा प्रिय वचन उससे बच्चे से कहिए कि प्यारा बोले, अच्छा बोले, अपनी बात को बहुत ढंग से रखें। लड़ झगड़ कर आप बात को अपना नहीं मनवा सकते, उसे स्पष्ट कह दीजिए कि आप लड़ झगड़ करके बात नहीं मनवा सकते। आपको हमने लाड़ प्यार किया, हमारे से गलती हुई, परंतु अब आपको, आप बड़े होते जा रहे हैं, आप समझिए कि वास्तविकता क्या है। कैसे कोई किसी चीज का के प्रति, किसी उपलब्धियों के प्रति संघर्ष किया जाता है। बिना संघर्ष के कोई उपलब्धि नहीं आ सकती। अब जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा युवक होता चला जाएगा या युवती होती चली जाएगी, समाज में प्रवेश करेगी, तो क्या है, आपने जिस प्रकार का बच्चा एक ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड बना दिया, वो दूसरे लोगों को परेशान करने लगेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, युवक हो जाएंगे या युवती हो जाएंगी, वो उनसे परेशान होने लगेंगे थोड़े दिन में। जबकि वो प्रतिभाशाली जो युवक युवती हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी उपेक्षा करें, परंतु अपने विकास की गति को कम ना रहने की वजह से, अवरुद्ध ना देने की वजह से वो पीछे हटेंगे, आपकी उपेक्षा करना शुरू, आपके बच्चे की उपेक्षा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने उसको लाड़ प्यार करके उसको वास्तविक गुण तो दिए नहीं। आपने उसको डिग्री दिला दी, डिग्री दिला दी, उसको सब विकास की ओर करा दिया, परंतु आपने उसको वास्तविक मानवीय गुणों का कहाँ संचार उसके अंदर होने दिया। तो इसलिए वो बच्चे ना भी चाहें तब भी वो उससे करेंगे। तो उनके, क्योंकि उन लोग नहीं जाएंगे, जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो नहीं जाएंगे, परंतु उनकी गतिशीलता में आपके बच्चे के माध्यम से फर्क आएगा। इसलिए उनको उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों की उपेक्षा हो? और इसलिए आप अपने बच्चों के अंदर वस्तुओं के प्रति, रिश्तों के प्रति, धन के प्रति और धन के प्रति संवेदनशीलता जगाएं।
यहीं पर आपके अभिभावकत्व की जीत है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई भी सुझाव आपके मन में आ रहे हैं, कोई भी बात आप कहना चाह रहे हैं, तो आपकी बातों का सर्वथा सब प्रकार से ग्राह्यता हमारे पास है। हम उसको ग्रहण करेंगे और आप सबके लिए नए-नए टॉपिक्स पर हम बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।